करना चाहूंगा इब्रार भाई की इजाजत से। वो तेरे बयां बा की हवा तुझको गवारा, इस दस से बेहतर न दिल्ली न बुखारा, जिस समत चाहे सिफते सीले रवां चल, वादी ये हमारी वो सहरा भी हमारा। गैरत है बड़ी चीज जहां ए तगे दो में, गैरत है बड़ी चीज जहां ए तगे दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और उन अल्फाज के साथ कि उस अजीम हस्ती के कि जिनकी बदौलत जिनकी निस्बत हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मोहम्मद अली सतपारा साहब ने 2019 में द स्नो लेपर्ड को इंटरव्यू देते हुए अपने पैशन, अपने कैरियर, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कहा था। द जर्नी इज डेफिनेटली मार्क्ड विद फेलियर्स एंड सक्सेस, बट द लव ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स नेवर अलाउड मी टू होल्ड बैक। और इसी सिमत को आगे चलते हुए ग्रे चाइल्ड ने कहा था, समवेयर बिटवीन द बॉटम ऑफ द क्लाइंब एंड द समिट इज द आंसर टू द मिस्ट्री व्हाई वी क्लाइंब। कि वो तिश्नगी, वो इम्तियाज कि जो एक इंसान को इस हिम्मत से आशना करता है कि उस चोटी पे जाना कि जहाँ या ना ये तस्वर है कि ये चट्टान है या बर्फ है या कोई आंधी का तौला है। तो इसी जज्बे को सलाम पेश करने के लिए आज यहाँ हम जमा हुए हैं। सबसे पहले तो नस्ब बज़्म अदब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मोहम्मद अली सतपारा 2 फरवरी सन 1976 फिजा सतपारा के घर पैदा होने वाले एक छोटे से गांव में मोहम्मद अली सतपारा ने ना सिर्फ अपने गांव, अपने इलाके, बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान, इस अज़्ज़ पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में रोशन किया। हमें अपनी तारीख में वो नाम मिलते हैं कि जिन्होंने हमारा तसव्वुर, हमारा फ़लसफ़ा, हमारा नज़रिया अक़वाम आलम तक पहुँचाया। उसमें अगर खेल की दुनिया में देखा जाए तो हम पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक इम्तियाज़ पैदा किया। अगर स्क्वॉश में देखा जाए तो जहांगीर खान और जानशेर खान ने एक मकाम पैदा किया। क्रिकेट में देखा जाए तो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने एक मकाम पैदा किया। शोबिस की तरफ आए तो हमारे उभरते हुए सितारे, और वो सितारे कि जिन्होंने इस अदब को, इस बज़म को रोशन किया, वो आज भी लोगों के दिल में अपना मकाम रखते हैं। और अगर दूसरी तरफ आए तो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के टॉप के ब्यूरोक्रेट्स ने, डिप्लोमेट्स ने और इस तरह और और पेशेवर लोगों ने पाकिस्तान का मकाम रोशन किया। उन्हीं एक जज्बे में, उसी एक दिफा में मोहम्मद अली सतपारा का नाम न सिर्फ आज लिया जाएगा बल्कि आने वाले कल में भी लिया जाएगा कि पाकिस्तान का वो पॉजिटिव इमेज जिसका पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से मोहताज रहा है, उसे अक़वाम आलम में पहुंचाया और उस जज्बे को कायम रखा। मोहम्मद अली सतपारा ने गवर्नमेंट कॉलेज स्कर्दू में FA करने के बाद एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर के हैसियत से अपना कैरियर आगाज किया। दुनिया के उन चंद माउंटेनियर्स में से हैं जिन्होंने 14 में से 8,000 मीटर हाई माउंटेन्स ऑन द अर्थ को एक्सपेडाइट किया। सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट किया सन 2006 में गाशिर बरम दोम को एक्सटेंड किया और उसके बाद नांगा पर्वत से अपनी खुसूसी मोहब्बत का इजहार शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपना समर एक्सपेडिशन 2009 में नांगा पर्वत का किया। उसके बाद पहला विंटर एक्सपेडिशन इंसानी तारीख में 2016 में इन्होंने ही किया और खजां के मौसम में ऑटम एक्सपेडिशन 2017 में किया। और K2 का पहला एक्सपेडिशन इन्होंने 2018 में किया और पिछले साल भी और इस साल भी उन्होंने K2 को विंटर में एक्सपेडाइट करने की कोशिश की और इसी कोशिश में अपने रब से जा मिले और अपना वो मकाम पैदा करके चले गए कि रहती दुनिया तक, जब तक हमारे मुल्क का नाम रहेगा, मोहम्मद अली सतपारा का नाम लिया जाएगा और आने वाली नस्ल भी उनको एक हीरो, उनको एक लेजेंड के तौर पे याद रखेगी। आगाज करना चाहेंगे अपने पाकिस्तान की जोग्राफी से। पाकिस्तान दुनिया में उन चंद ममालिक में से है कि जिसको अल्लाह ताला ने हर किस्म के टोपोलॉजी से नवाजा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयन एंड Karakoram mountainous ranges to the deserts of Balochistan, the plateaus, the deserts that we possess and the plains in Sindh to the Arabian Sea that that links my country Pakistan. So Pakistan is normally referred as the throne room of mountains god
कि गेम ऑफ थ्रोन्स का तो सुना होगा, तो उसी थ्रोन की हैसियत पाकिस्तान रखता है माउंटेन्स गॉड में। और इन्हीं पहाड़ों ने हमारा इम्तियाज न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पे हमें ऊंचा किया है, बल्कि हमें हर सिमत में इन्होंने नवाजा है। तो पाकिस्तान का ये बेटा मोहम्मद अली सतपारा, इन्होंने न सिर्फ अपनी मजबूरियों को साइड पे रखा, बल्कि अपने उन पेशों को कि जिनसे उनका रिस्क आता था उसको भी साइड पे रख के उन्होंने मेहनत करते हुए खुद को इस मकाम तक पहुंचाया। तो अपने सबसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद है एहसन शेख। एहसन शेख एक स्टूडेंट थे और उसके बाद उन्होंने अपना एज राइटर अपना करियर का आगाज़ किया। आज वो स्टूडेंट्स में या अपनी एज ग्रुप में एक अच्छे राइटर, एक एंकर और एक एक्टर की हैसियत रखते हैं। 2018 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस का आगाज़ किया और शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म से इन्होंने स्टार्ट लिया। अली सतपारा को ट्राइब्यूट करते हुए इन्होंने अनटोल्ड K2 समिट एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी मकबूल रही है। तो वेलकम एहसन शेख साहब जी। बहुत आगे चलते हुए निसार अब्बास साहब एक जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के नामी गरामी गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है और मोहम्मद अली सतपारा के बहुत करीबी दोस्त और रिलेटिव हैं। पिछले 23 साल से जंग न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड हैं और फ्रीक्वेंटली हम इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं। इसी तरह जियो न्यूज़ के साथ 2002 से मुंसलिक हैं और अक्सर हम इन्हें टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्राउल हक साहब, नाम ही काफ़ी है। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि नाम ही सब कुछ बयान कर रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सन 1995 में अपनी पहली एल्बम बिलो दे घर रिलीज़ की और ये पाकिस्तान की पहली एल्बम थी कि जिसने मिलियंस में प्रोडक्शन की। तो ओवरऑल आज तक इसका जो इम्पैक्ट रहा है दैट इज 40.3 मिलियन एल्बम्स वर सोल्ड थ्रू आउट द ग्लोब और इसी वजह से इनको किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप कहा जाता है। अर्ली 2000 में इन्होंने सहारा फाउंडेशन, सहारा फॉर लाइफ का आगाज किया। इसी फाउंडेशन के तहत इब्रार भाई की फाउंडेशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंटीरियर पंजाब में और बैकवर्ड एरियाज में। और रिसेंटली 2019 में एक अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक एजाज से नवाजा गया कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। तो वेलकम इब्रार भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। इब्रार भाई, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट लेना चाहूँगा। इब्रार भाई, आपका कैरियर थ्रू आउट आपने खुद देखा है, सेल्फ मेड आप हैं और बहुत मेहनत के बाद आपने हर फील्ड में आपने कदम रखा, चाहे उसे आपकी सिंगिंग कैरियर से देखा जाए, चाहे आपका पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए, चाहे आपकी फिलैंथ्रोपी वाली साइड देखी जाए। आपने बहुत जद्दोजहद की है और इस मेहनत के सिले में अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है। तो आप मोहम्मद अली सतपारा के बारे में कुछ अल्फाज, मतलब हमारे अल्फाज बहुत छोटे हैं, हम खुद छोटे हैं, हमारे अल्फाज छोटे हैं, आपके अल्फाज अहमियत रखते हैं। तो आज के इस प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद अली सतपारा साहब के बारे में कुछ अल्फाज अगर आप उनकी नज़र कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। कहते हैं ना, एक्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अल्फाज तो सारे बोल लेते हैं, इसको मौका दें। पहले तो ये जो आपने एक्शन लिया है और सब लोगों को जोड़ा है और अहमियत को उजागर किया है कि अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करनी चाहिए ताकि मज़ीद हीरोज़ पैदा हों, तो ये काबिल सताइश बात है। इस चीज़ का बताते खुद फिर आपने उसके लिए सबको जमा भी किया। मैं ये कहूँ कि ये एक बहादुर आदमी और उसके जज्बे भी उन पहाड़ों की तरह बुलंद और उसके ख्वाब और उसके इरादे भी उतने ही बड़े। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं आपको अजीब अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा माउंटेनरिंग, कौन समिट चढ़ रहा है, कौन गया है, कौन, इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय इसके कि मेरे बड़े भाई वो कभी बताया करते थे, फौज में थे तो वो नागा पर्वत और इधर उधर सर पर करने के लिए गए, कुछ उन्होंने किए, कुछ नहीं किए, वापस आ गए बेस कैंप से। इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन दिस केस आई डोंट नो, मैं फॉलो करने लग गया। और उन्होंने कहा था कि मैं बगैर ऑक्सीजन के जाऊंगा, तो मैं दुआ कर रहा था इनके लिए।
तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब ये गए हुए थे तो मैं पूछता था अपने घर वालों, बाहर होता था तो मैं फ़ोन पे मिसेस से भी पूछता था वो वापस आया या नहीं आया, कि कौन। मैंने कहा वो अली सदपारा। तो वो हंसने लग जाती थी कि आपको बड़ा फिक्र हो रही है, आपको कहाँ से वो। मैं यार वो गया हुआ है अभी तक, वो आ जाएगा, अभी अभी तो क्या ही है। तो खैर इंतजार करते रहे, और जैसे जैसे ताखीर होती रही उनके वापस आने में, तो ऐसे दिल को जैसे कुछ हो रहा होता था ना, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव भी हूँ, तो दुआएं मैं कर रहा था कि वो किसी तरह से वापस आ जाए। लेकिन इट वाज डेस्टिन्ड लाइक दैट, अल्लाह ताला ने उनका नाम उससे कई गुना ज्यादा बड़ा करना था। अगर वो सर करके वापस आ जाते तो बहुत सारे लोगों ने की है, मगर उस दौरान जो गए और वापस नहीं आए, तो उसके बाद आप देखें कि वो कितने बड़े हीरो बने, कितने बड़े। पाकिस्तान को माउंट एवरेस्ट के बाद K2 दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मगर सबको बाद में पता चला कि ये सबसे मुश्किल है, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा मुश्किल K2 है। और इसी तरह पूरी दुनिया में भैया सियाहत को बहुत बड़ा फरोग मिला, एक हीरोइज्म को फरोग मिला, लोगों को इस स्पोर्ट के बारे में अंदाजा हुआ, लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। सो एक वो जो बारिश का जो कतरा होता है ना, जो खुद तो मिट जाता है मगर वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर जाता है, उस तरह का काम इन्होंने किया। और मैं एक दिन सोकर उठा तो एक खबर चलते हुए मैंने देखी, उस पर ये चल रहा था अली सदपारा के इस मिशन का मकसद सामने आ गया। वो अपने गांव में स्कूल बनाना चाहते थे। मेरा बड़ा दिल खराब, क्योंकि मैं खुद ख्वाब देखने वाला आदमी, तो मैंने मुझे लगा कि यार ये बनना चाहिए इंस्टीट्यूशन। तो मैंने, मेरे बड़े भाई हैं मेजर इसरारुल हक साहब, वो बड़े काम करने वाले हैं, लीडर हैं, सहारा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे प्रोजेक्ट्स उनके स्क्रैच से बनाए हुए हैं। और मैं भी थोड़ा बहुत मांग वांग लेता हूँ लोगों से, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह ताला करम करता है तो लोग सपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाईजान अली सदपारा का ये स्टेटमेंट चल रहा है, तो यार हम कुछ करें। कहते हैं अल्लाह करेगा, अनाउंस कर दो। मैंने कहा कर, कहते हैं कर दो। तो मैंने ट्वीट कर दिया। आप यकीन जाने कि इतना जबरदस्त रिस्पांस, क्योंकि कौम तो हमारी माशाल्लाह कमाल है। उन्होंने कहा आप शुरू करें, हमें बताएं पैसे कहाँ भिजवाने हैं, आप उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन बनाएं। मैं समझ रहा था वो स्कूल बनाना चाहते हैं, अगले दिन मुझे पता चला कि वो एक माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। उसके लिए फिर मैंने वो रट्टू स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स थे उनसे रब्ता किया, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके थे उनसे रब्ता किया, और एक ग्रुप बनाया लोगों का ताकि उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें। और उस इंफॉर्मेशन की रोशनी के अंदर हमने एक पूरा प्लान तैयार किया, वहाँ विजिट करने का भी, वहाँ के गवर्नर से भी बात हुई, वज़ीर आला से भी, मिनिस्टर से भी, और फिर हमने कमिश्नर से बात करके वो जगह का इंतखाब भी उनके गाँव के अंदर। तो अब हम वो बनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, आप लोग यूथ है, करना सब कुछ आप लोगों ने है, और आपने इस तरह के काम, ये करता अल्लाह है असल में, इंसान बस ऐसे ही अल्लाह दिल में डाल देता है, जब चल निकलता है तो वो करना शुरू, अल्लाह अल्लाह मदद करता है। तो आप जो अमली तौर पे काम, मेरा पैगाम आप लोगों को ये है कि जो अमल होता है ना, छोटा सा अमल ही क्यों ना हो, वो बात से बहुत बड़ी बात। जैसे आपने इन लोगों को आज जमा करके इतना बड़ा आपने ये काम किया है, इस पे मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और अभी हम थोड़ी देर पहले एक चैनल के ऑफिस से उठकर आए हैं और वहाँ हम टेलीथॉन प्लान कर रहे हैं जो अगले वीक के अंदर अंदर है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी उसमें शामिल होइएगा, ताकि हम, मैंने अली के बेटे से भी बात कर ली है, उसको भी हम इंशाल्लाह उसमें दावत देंगे और उसको भी ऑन बोर्ड रखेंगे। इस इंस्टीट्यूशन के बनने का ये वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन होगा, जो माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूशन होगा। और इसमें हम इसके 2-3 मकासद होंगे। एक तो वहाँ इस जो स्पोर्ट है हमारी, इसको प्रमोट करना, उसके बाद सियाहत को प्रमोट करना, फिर उस गांव को प्रमोट करना, इनकी फैमिली को प्रमोट करना, और इस हीरो के नाम को प्रमोट करना, और दुनिया में बताना कि हमारे पास कैसे हीरोज हैं, इंस्पायर करना और लोगों को और नौजवानों को कि वो भी इतनी बड़ी हिम्मत पैदा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप, जैसे आपने मुझे आज याद रखा इस मौके पे, तो मुझे उम्मीद है कि जो इस एंडेवर है इसमें भी 2 साल तकरीबन लगेंगे, 15 करोड़ की खतीर रकम चाहिए होगी। तो मैंने खुद भी ऐलान किया है, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, हम भी पैसे देंगे।
फिर दोस्तों से भी कहेंगे और फिर टेलीथॉन भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह के घर से कि जैसे हॉस्पिटल बना 42 लाख लोगों का इलाज हो, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, तो इसी तरह से अल्लाह ये भी बना देगा। तो मुझे आपने ऑन बोर्ड लिया, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। मुझे नहीं पता हमारी डिस्कशन किस सिमत में जाएगी, लेकिन मैंने जो मुनासिब समझा इस फोरम पे मैंने वो कह दिया। ट्रिब्यूट के लिए तो हम जो मर्जी कहते रहें, अल्फाज कम होते हैं। असल ट्रिब्यूट अमली तौर पे उसका नाम हमेशा जिंदा रखने की कोशिश हो सकता है, वो भी अल्लाह के हाथ में। जिंदा उसी ने रखना है, हमने सिर्फ नियत करके कोशिश हल्की सी करनी है। और यही मेरा पैगाम था आप सब लोगों का। आप सारे भले लोग हो, क्योंकि ऐसा फोरम आपने बनाया, ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हो, इंस्पिरेशन बांटते हो। वो 4 आई वर्ड्स, इन्फॉर्म, इंस्पायर, इनविगरेट एंड इन्वॉल्व द यूथ इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस वाली बात है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने Before moving towards the technical side of your project, वो आपने केटू का नाम लिया तो मुस्तंसर हुसैन तारर साहब की वो लाइन याद आ गई, केटू हसीना का गुरूर तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने केटू के बारे में कहा था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि केटू के एक्सपीडिशन जितने भी हुए हैं, तो जितने माउंटेनियर्स ने उनको करने की कोशिश की है, वो वापस आके उन्होंने यही बताया है कि हर 5 में से एक बंदा वापस नहीं आया, हर 5 में से एक वापस नहीं आया। एग्जैक्टली, फेटेलिटी रेट काफी ज्यादा है। हमारे तो माउंटेनियर्स की जितना इनको इज्जत नवाजी जाए उतना कम है, जितना इनको खराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है। अब इंशाल्लाह विद इन मिनट्स हमें ज्वाइन करेंगे साजिद सतपारा। तो उन्होंने 19 साल की उम्र में K2 को एक्सपीडाइट किया है, एक्सेंड किया है, तो ये अचीवमेंट है। एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेनियर टू डू सो। तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। मिट्टी बड़ी जरखेज है इब्रार भाई, कि जब भी इसमें थोड़ी सी नम हुई है तो उसने वो पैदावार दी है कि दुनिया हैरान रही है। तो टेक्निकल साइड में चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते रहे हमने। हालांकि सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज आप लोग तो सारे माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कर लें, दैट्स इट। और कोई साइंस नहीं है, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। अब हमने इंस्टीट्यूशन बनाना था, मैं तो पहले कभी नहीं बनाया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा दुनिया में फलां का, हमने 8, 10, 12 जो बेस्ट मॉडल्स हैं उनको उठा लिया है, स्टडी करेंगे पाकिस्तान के मुताबिक, उसको एक को रेप्लिकेट करके उधर हम लगा देंगे। सो इसी तरह हम अगर चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करके करें तो जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं हम वो भी पैदा कर सकते हैं, जिनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। एक वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना सकते हैं कि दुनिया के जो माउंटेनियर्स हैं वो आए, अट्रैक्ट होके वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि 2 चाइनीज जो है वो फलां पहाड़ पे पड़े हुए, आज तक कोई वापस नहीं आया, 3 वहाँ रशियंस उधर पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसी वाकयात हैं वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा मॉडल बनाने जा रहे हैं हम। तो इसको एक सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो भी कामयाबी है। फिर अपने नौजवानों को इंस्पायर करें कि आप लोगों ने भी जाना है और ये करना है। सो दुनिया के अंदर एक अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत ये पाकिस्तान, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट लीथल डेंजरस जो है माउंटेन है। तो अगर इसकी हम जितनी भी मार्केटिंग करें वो कम है, और आप लोगों ने और हमने मिलकर इंशाल्लाह करना है। जरूर इब्रार भाई। अच्छा इब्रार भाई, इसकी थोड़ी सी टेक्निकल साइड पे जाएंगे। जो आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं मोहम्मद अली सतपारा साहब के नाम का, तो विल इट बी अ टेक्निकल डिप्लोमा बेस or something related to a type graduation that we normally have in our institutes? Which type of it will be? अच्छा, इसको ना हम यही आजकल हमारी डिस्कशन भी जारी है, इसको हम ग्रेजुअली डेवलप करके लेकर जाएंगे। यानी एक इसका जो मकसद है वो सियाहत को प्रमोट करके अट्रैक्शन पैदा करना है उस एरिया में। जैसे हम वो मॉडल्स बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और उन लोगों को एक म्यूजियम वहाँ पे होगा। दूसरा, पोर्टर्स को ट्रेन करना, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स को ट्रेन करना। और तीसरा, जो लोग शौक से इसको क्लाइंब करना चाहते हैं, जो बिल्कुल समिट पे नहीं भी जाना चाहते, तो इस पे आइस पे चलना उसका, और क्लाइंबिंग स्किल्स जो हैं उसकी हम वो कोर्सेज डिफाइन करें जो स्टेप वाइज होंगे। क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से, वो एक उनका आपस में भी थोड़ा सा इख्तिलाफ था कुछ
कुछ लोग कह रहे थे कि हम इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाएंगे माउंटेनरिंग का। मेरी आवाज आ रही है? जी बराबर, आवाज आ रही है आपकी। ओके। कुछ लोगों का ये था कि हम इसको एंटरटेनमेंट प्लस वो ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं और हम इसको ग्रेजुअली ऊपर लेकर जाएं। तो ये दोनों चीजों पे अभी हम मजीद काम कर रहे हैं ताकि उसका जो विजन 100% क्लियर हो जाए। ये तय है कि हमने मोहम्मद अली सतपारा के नाम पे ये बनाना है। अब उसमें उसके कोर्सेज के क्या नाम होंगे, हम उसको डिप्लोमा कहेंगे और क्या कहेंगे, ये चीज़ें अभी सारी सामने आ जाएंगी रिटन फॉर्म के अंदर। हमारे पास 15-20 मुख्तलिफ ममालिक की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई हुई हैं और एक फाइनल मीटिंग के बाद, एक मीटिंग हमारी हो चुकी है और एक मीटिंग हमारी और होगी जिसके बाद हम फाइनल लेआउट उसका तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। बल्कि मैं आपको उसके बाद एक क्लिप भी भेजता हूँ उस मीटिंग का जो हमने की थी, जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट भी सर किया। 63 ईयर्स की एज में 500 किलोमीटर भागे हैं वो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आप बड़े खुश होंगे कि कैसे कैसे क्रेजी हीरोज हैं हमारे जिनका हमें पता ही नहीं है। एट द एज ऑफ 63 हाँ। और मैं आपको भिजवाता हूँ, मुझे अपना नंबर मेरे साथ अगर आप शेयर करें, वरना मैं वसीम को भेजूंगा तो आप लोगों को सबको मिलके बड़ी खुशी होगी उन लोगों से। जी तो अच्छा भाई, थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाते हुए, क्योंकि आपकी पार्टी जिससे आप मुंसलिक हैं वो गवर्नमेंट में है और आपकी पार्टी का हमेशा से स्ट्रेटेजिक गोल रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है टूरिज्म वाली साइड पे। तो क्या आपने इस चीज को अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया है और क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी इसमें कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं? अच्छा, ये जब मैंने सीएम से बात की थी ना ज़मीन के लिए, मैं चाह रहा था कि वो अली सतपारा के गांव में ज़मीन मिल जाए हमें, तो ज़ाहिर है मैंने वहाँ की हुकूमत से बात करनी थी। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम खुद भी इसी के नाम पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट खुद भी ऑलरेडी इसके ऊपर सोच चुकी है और वो कर रही है। और तो आपको पता है हमारी हुकूमत का ये विजन भी है और मिशन भी है कि हमने ऐसे इलाकों को प्रमोट करना है और टूरिज्म को डेवलप करना है। तो मुझे उम्मीद है कि उनका अपना भी डेफिनेटली प्लान होगा। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें भी बड़ी सपोर्ट का यकीन दहानी कराई है। साथ ही मुझे कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आ गया, उन्होंने जो बात कर ली डिप्टी कमिश्नर के साथ, और वो पीस ऑफ लैंड जो है वो भी उन्होंने हमें अवेलेबल कर दिया है। अभी हमारी टीम जाएगी, जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा इंशाल्लाह। हम जाके स्कर्दू, तो वो स्कर्दू से तकरीबन ये 20-25 मिनट की ड्राइव ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो हम वो आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसको हम फाइनलाइज कर देंगे इंशाल्लाह। तो हुकूमत बड़ी सपोर्टिव है पूरी। जबरा भाई मूव करेंगे जरा हमारे साथ, एक काफी यंग राइटर एंकर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, एहसन शेख। तो बिफोर मूविंग टू एहसन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके इस प्रोजेक्ट में, इस इनिशिएटिव में एहसन शेख जैसे यंगस्टर्स जो कि अपने फील्ड के काफी एक्सपर्ट समझे जाते हैं इस एज में, तो क्या आप उनको भी इस अपने प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे? उनके लिए भी कोई वॉल्यूम आपने रखा हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो आप? जी भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, एहसन जैसे लोग हमें चाहिए। असल में तो अब आगे देखें ना, हमने इन्हीं लोगों को ट्रेन करके सारा कुछ देना है, इन्हीं लोगों ने लीडर्स बनना है और ये अल्लाह ताला देता है। अब आप लोगों के अंदर स्पार्क है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को फिक्र है, आप लोगों को उसकी अहमियत का अंदाजा है, इसलिए आप लोग आज सारे बैठे हुए हो। एहसन को अल्लाह ताला ने लिखने की स्किल्स दी हैं, एक अच्छा फेस दिया है, पॉपुलैरिटी दी है। अब इसको कैश कराएगा ना, नहीं होएगा कैश तो फायदा क्या। बेशुमार और यूथ हैं, लेकिन सबके पास ऐसा ना दिल होता है ना ऐसा, तो एक खास सब्सटेंस होता है, अल्लाह ने दिया होता है। अब इसको पूरा फायदा उठाना है। इसमें हमारे जैसे लोग जो है ना वो उसको सपोर्ट करेंगे बैक एंड पे और इनको आगे करके इनसे इनको बताएंगे। मैं तो अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ कि कोई एक्टिविटी करो, बल्कि उन्होंने किड्स एनजीओ भी बना लिया है, वो उनको भी इंस्पायर मैंने किया है, कोशिश कर। सो ये आप लोगों का आगे काम है। तो एहसन, आई वुड लव टू हैव यू, बल्कि जो हमारा टेलीथॉन है उसमें भी आना। और इसके ऊपर सोशल मीडिया इज ह्यूज, सारी एक्टिविटी सारी जो है आप उसके
इंचार्ज हो, आप सारी कैंपेन के इंचार्ज बन जाओ, मोस्ट वेलकम। आप लोगों में से जो आना चाहता है ऑन बोर्ड आए और इस प्रोग्राम की ओनरशिप ले। थैंक यू सो मच अब्रार भाई, सबसे पहले इतने रिस्पेक्ट देने का, और सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद अली भाई कि आपने इस तरह का एक ट्रिब्यूट का इवेंट जो है वो मैनेज किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं आपने इंट्रोडक्शन में बस दो चीज़ें गलत बता दी। मैं डायरेक्टर और व्लॉगर नहीं हूँ, एक्चुअली राइटर, एक्टर एंड एंकर। तो सबसे पहली बात यह है कि जब अली सतपारा साहब 2016 में गए थे समिट करने के लिए, तो तब से जो है ना वो मेरी नज़रें उनके साथ जुड़ गई थी कि पाकिस्तान में ना मैं रॉयल न्यूज़ पे जब शो करता हूँ तो मेरे शो का नाम है बिज टॉक, जिसमें हम शोबिज की डिफरेंट जो मसले मसाइल है ना उनको डिस्कस करते हैं। तो चूंकि मेरे घर वाले ऑर्थोडॉक्स आप कह सकते हैं, जो पुरानी सोच के हैं, और वो वही चाहते हैं कि अगर आपका बाप की लेदर की फैक्ट्री है तो आपने भी लेदर की फैक्ट्री ही में ही जाना है। तो आपको पैशन में जो है वो सपोर्टिव नहीं होते ज़्यादातर। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा यूथ थी, जो कि मतलब क्योंकि हम लोग एक यूथ नाइट के नाम से शो भी करते थे, तो काफ़ी यूथ हमारे साथ इकट्ठी थी, जिनका सबसे हम जब सब बैठते थे मीटिंग में तो एक ही मसला होता था कि घर वाले जो है वो पैशन को, आपके पैशन को सपोर्ट नहीं करते, सपोर्टिव नहीं है। तो अली सतपारा साहब इसलिए हम सारी यूथ की इंस्पिरेशन थी कि वो अपने पैशन और अपने पेट्रोटिज्म की वजह से, अपने पाकिस्तान के नाम को प्रमोट करने की वजह से उन्होंने अपनी जो है वो जान की भी परवाह नहीं की। तो हम लोग जब ये इस साल ये गए K2 समिट करने के लिए, तब से हमारी नजरें थी। तो हम लोगों ने दो तीन स्पॉन्सर से बात की थी ताकि हम लोग कुछ एक अच्छी जो है वो शॉर्ट फिल्म हम इनके ट्रिब्यूट में दे सकें। और हम लोगों की शॉर्ट फिल्म की जो स्टोरी मैंने लिखी थी उसमें इनकी एक सक्सेसफुल वापसी थी। तो लेकिन जो खुदा को मंजूर, तो जब हमें वो खबर आई तो उस वक्त एक हिसाब का जिसे आप कहते हैं कि कपकपी सी तारी हो जाती है। तो हम उसी कंडीशन में, हम जैसे भी बैठे हुए थे, हम लोग वैसे ही निकले, और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि हम लोगों ने ये शॉर्ट फिल्म ऑन एयर करनी थी। तो हम लोग सिर्फ शुगरान की पहाड़ियों तक गए। शुगरान की पहाड़ियों में जाके वो उनके जो है अल्लाह को प्यारे होने का जो उनका सीन हमने लेना था, जो शॉर्ट फिल्म में डालना था, वो हम लोगों ने शूट किया एक दिन के अंदर। तो वो काफी एक इमोशनल सीन था हमारे साथ के, मतलब हम लोग सिर्फ एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते थे। हमें नहीं था पता कि हमारे पास पैसे हों या ना हो, स्पॉन्सर हमारे साथ है या नहीं है। हम लोग अपनी पॉकेट मनी से, जितने यंगस्टर्स हम लोग इकट्ठे होकर हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने वो समिट दी। सबसे पहले कि मतलब अगर हम इन हीरोज को ट्रिब्यूट पेश नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ फिर उसी तरह की चीजें रह जाएंगी। मैं इस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूंगा। दनानी जो पिछले दिनों आपने देखी कि एक वीडियो बनाई कि पारी हो रही है और XYZ, तो उसको आप पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्दी हाइप भी दे देती है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे इस टाइम उसके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके साथ ACCA की एक लड़की, उसने इकरा नईम ने जब टॉप किया, तो वो एप्रिसिएशन नहीं थी, आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हो। तो उसमें जो एक सबसे हाईलाइटेड पॉइंट वो ये था कि अली सतपारा, और अली सतपारा बल्कि मैं उनको सर कहना चाहूंगा, सर अली सतपारा साहब, और इस तरह के और बहुत से लोग हैं, क्लाइंबर्स हैं, वो उनकी खातिर इस समिट पे गए कि अगर तो मैं पास कर जाऊंगा तो तब भी एक आपकी जो सियाहत है वो भी प्रमोट हो रही है, और लोगों को पैशन भी मिल रहा है और मोटिवेशन भी मिल रही है। लेकिन अगर वो वापस ना आए, ये भी उन्होंने तय किया हुआ था कि मैं वहीं पे घर बना लूंगा। तो वो K2 की आगोश में है, तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और वो हमारे लिए क्या कहते हैं, मोटिवेशन भी है। सारी यूथ के लिए मोटिवेशन है कि जो आपका पैशन है, आप उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी, मतलब हमारी यंगस्टर्स के लिए इस टाइम अली सतपारा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसमें सबसे पहले मतलब ये इशू मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहता था आपके प्लेटफॉर्म से कि अवाम में हमारे जो ना बहुत एक नेगेटिविटी का फैक्टर आ चुका है। कि जब ये सारा हुआ तो मैंने ट्वीट की कि मैं अली सतपारा साहब के लिए जो है वो अनटोल्ड K2 समिट के नाम से एक शॉर्ट फिल्म जो है वो लेके आ रहा हूँ, ही इज आवर हीरो, और वो सब कुछ जो मैंने ट्वीट पे लिखा। तो नीचे जो कमेंट्स थे उसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि मतलब एक तो सब इधर इस्लाम के जो है वो नऊजुबिल्लाह मैं कह रहा हूँ ठेकेदार बन जाते हैं कि जी आप समिट पे जा रहे हैं, आपकी नमाज छूट सकती है और ये सब कुछ हो सकता है, इससे बेहतर ये है कि आप घर बैठ के नमाज पढ़ें। तो मतलब अवाम में हर चीज में क्रिटिसिज्म है। अगर आप कोई सिंगर हैं, अब राहुल साहब हैं यकीनन, बल्कि वो तो आप हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है यूथ के लिए और एक स्टार भी हैं, तो हेट आपको ज्यादातर नहीं आती होगी, मतलब बल्कि ना आने के बराबर होगी। जो बाकी स्टार्स हैं उनको हेट से भी गुजरना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, तो उसको हमने जोड़ के जो हमसे हो सका, जिस 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 औकात से हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकते थे, तो हमने अपनी वो गिव एंड बेस्ट दिया। और इंशाल्लाह जो अब इसमें उसके से बाद वो, जो अनटोल्ड K2 समिट जो शॉर्ट फिल्म है, इसके स्क्रिप्ट राइटर भी आप खुद ही हैं जी जी मैं राइटर नहीं हूँ। और डायरेक्शन वाली साइड भी आपने खुद ही देखी है?
नहीं नहीं, डायरेक्शन वाली साइड अहमद मुगल ने देखी है। वो भी एक यंगस्टर है, वो मिनहाज यूनिवर्सिटी से उन्होंने लास्ट ईयर मैस कम्युनिकेशन किया था, तो वो उनका प्रोजेक्ट था, वो डायरेक्शन उनसे करवाई हमने। हम लोगों की एक पूरी टीम है, मैंने आपको बताया था ना, हमने यंगस्टर्स ने मिलकर, जब मैं यूथ नाइट करता था तब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे एक छोटे चैनल पे शो मिला, लेकिन वो पैमरा रजिस्टर्ड चैनल नहीं था, तो वो जारी बात है वो नेशनल टीवी में नहीं गिना जाता। तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया था यूथ नाइट। अब कितने सिंगर्स हैं जिनको जो प्रमोट नहीं हो पाते यहाँ पे, मतलब डिफरेंट इवेंट टेक्स और बहुत सी चीजें हैं, इंडस्ट्री में एक समंदर है। तो उनको प्रमोट करने के लिए हमने शो बनाया जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट है, चाहे वो सिंगर है, एक्टर है, आर्ट, किसी भी किस्म का आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो हम उसको अपने शो में इनवाइट करते थे। और हर शो का मकसद ये होता था कि 4 यंगस्टर्स जो हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म छोटा था। फिर जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हो तो फिर उनके अपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि नहीं, जिस पे रेटिंग आती है आपको वो चाहिए, जिसमें पीआर हो। तो फिर वो शो हम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये अबरार साहब ने सर ने हमें बहुत एक अच्छी एडवाइस दी है। मैं इंशाल्लाह सर आपका जरूर ज्वाइन करूंगा। और मेरे अगर साथ आप इजाजत दें, आपका यही सवाल अगर मैं इब्रार भाई की तरफ रेफर करना चाहूँ। इब्रार भाई, एहसन की तरह हजारों नौजवानों ने अभी इस फील्ड में कदम रखा होगा, तो आपके लिए उन नौजवानों के लिए क्या एडवाइस होगी कि आज तो ये हजारों हैं, लेकिन आने वाले कल में इनमें जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो गालबन 1 का, 2 का या 10 का होगा। तो वो 10 या 2 वो कैसे डिफरेंशिएशन दिखाते हैं अपनी उन हजारों से कि जो आज से मतलब कल आने वाले से 20 साल पहले वो इस फील्ड में कदम रखते हैं। तो कौन सा वो पैशन, कौन सा वो एटीट्यूड एक स्किल सेट के साथ होना चाहिए कि जो इंसान को विद ड्यू टाइम प्रोग्रेस दिखाता है, उसके ओवरऑल इम्पैक्टनेस में फासला कवर करने में आसानी देता है। क्योंकि आप खुद बहुत यंग थे जब आपकी पहली एल्बम हिट हुई थी, तो आपके एक्सपीरियंस से अगर उसको स्केच किया जाए तो कौन से ऐसे एडवाइसेस होंगी आपकी तरफ से जो आप एहसन जैसे नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए, मुझे एक वाकया याद आता है। मैं अपने वालिद साहब के साथ ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा था एक बार, तो मुझसे कहने लगे, बहस चल रही थी और वो सब लोग कह रहे थे कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता और ये ऐसे है और वैसे है। तो सदपारा साजिद आ गया है, मुझे नजर आ रहा है। साजिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? साजिद, अच्छा, वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड। तो तो सब लोग कह रहे थे कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा और फलान। तो वाले साहब कह रहे थे कि नहीं, ये ठीक होगा, जरूर ठीक होगा इंशाल्लाह। तो चूंकि वो बहुत सारे थे तादाद में, तो उनकी वॉइस ज्यादा थी, तो मेरी तरफ देखते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मुझे फिर वो कान में कहने लगे कि एक चीज याद रखना, ये सब गलत कह रहे हैं, ये मुल्क ठीक हो सकता है और ये बिल्कुल ठीक होगा। और पता कौन ठीक करेगा? मैंने कहा जी कौन? कहते इसको तुम ठीक करोगे। तो मुझे फील हुआ कि मेरे ऊपर बहुत अच्छा जिम्मेदारी डाल दी। फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा अच्छा, अब्बू कह रहे हैं तो फिर ठीक कह रहे होंगे। सो आई स्वेयर टू गॉड, मैंने वो शुरू से फील कर लिया कि इस मुल्क को मैंने ठीक करना है और मैंने इसको फिक्स करना है जहां ये ठीक ठीक नहीं है। मैं स्कूल भी गया, सारा कुछ, और मुझे लगा कि मेरे से बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा लायक हैं, लेकिन फिर भी समहाउ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जहन में रही। और जैसे ही मुझे मौका मिला, आपने देखा वो अरबों रुपए के मंसूबे। आज हम, मेरी 5,000 रुपए सैलरी थी जब मैं एचसन में पढ़ाता था, आज हम 4.5 करोड़ हर महीने सैलरी देते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ को, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ को। ये क्या हुआ है? फिनोमेना क्या था? सिर्फ उस बच्चे के ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में ये चीज डाल दी गई थी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुमने ये करना है, दिस इज योर ड्यूटी। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी और ने नहीं करना, आपने ठीक करना है इस मुल्क को, इसके इंस्टीट्यूशंस को। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप पे हैं। और ये मैं आपको किसी कन्विक्शन से इसलिए कह रहा हूं कि आज आप इस फोरम पे मौजूद हो। देखो, इधर हजारों लाखों लोग हैं जो इस फोरम पे नहीं है, आप लोग हो यहाँ पे क्योंकि अल्लाह ने आपको वो पैशन दे दिया है। पहली ड्राइविंग फोर्स आपको पैशन चाहिए कि करना ही है मैंने, फैसला। एक चीज होती है फैसला, दूसरी आगे इंपॉर्टेंट चीज होती है रास्ते में। जो रास्ते में मुश्किलात आती है ना, वो अंदर से ही आती हैं। वो क्या आती हैं? टेम्पटेशंस, जो आपको अपनी मंजिल से हटाती हैं। छोटी छोटी रुकावटें, मायूसियां कि इब्रार साहब छड़ दो, ए नहीं होना काम, तोड़ा काम नहीं होगा। ये
छोड़ दे, ऐसे खाम खा अपने आप को एग्जर्ट ना करो, ठीक है। ये चीज मायूसी एंड पे जब बहुत बड़ी मायूसी आ जाए ना, जब आप मुड़ने लगो वापस, तो उस वक्त एक चीज सोच लेना, उस वक्त एक चीज सोच लेना कि कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है, अब बिल्कुल करीब है, अब इसको बिल्कुल करीब है कामयाबी, इसको अब छोड़ना नहीं है हमने। सो आप ये ध्यान में रखें कि आपकी आपका जो पैशन, उन्होंने कहा था ना इकबाल ने, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, वो क्या था, वो अंदरूनी तूफान है, वो बाहर से आंधी थोड़ी चलनी है, कि जिसने आपको ड्राइव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और अल्लाह ने ऐसी ताकत दी हुई है इंसानी जहन के अंदर कि आप सारा कुछ कर सकते हो, इधर आपने सोचा नहीं उधर वो हुआ नहीं। सिर्फ 2-3 चीजें, एक नीयत ठीक रखनी है अपनी, छोटे छोटे मसाइल से आपने घबराना नहीं है, और तीसरा आपने कभी किसी का हक नहीं मारना। आपको लालच मिलेगा रास्ते में, आपको इस तरह की इम्पेडिमेंट्स आएंगी, उधर से आपने अपनी मंजिल को नहीं छोड़ना, अंदर से बड़ा रहना है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है आपको। मैं म्यूजिक की फील्ड में आया तो मुझे ऐसे ऐसे इम्तहानात का सामना था कि ये ले लो और अपना, तुमने छोटी सी एक जुबान ही की हुई थी ना वहां पे, क्या फर्क पड़ता है, रहने दो तुम्हें। मतलब एक जगह से 25,000 रुपए मिल रहे थे मुझे, और हालांकि जुबान भी नहीं की थी, बस वो मेरे पास आ गया था बंदा, ये दूंगा। दूसरी जगह से 5 लाख मिल रहे थे, और ये वो टाइम था जब मेरे लिए 5,000 रुपए भी इंपॉर्टेंट होते थे। तो 25,000 और 5 लाख में बड़ा फर्क था, तो मैंने ऑप्ट किया कि नहीं, वो 25 ले लेता हूं मैं। उससे क्या हुआ, अबरार अंदर से बड़ा हो गया, मैंने अपने आप को सल्यूट मारा कि यार तुम बड़े आदमी हो। फिर आप जब अंदर से बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह के साथ कनेक्शन मिल जाता है। अल्लाह तो बड़े लोगों को पसंद करता है जो अंदर से बड़े होते हैं, उनका कैरेक्टर बड़ा होता है। वो छोटा सा इम्तहान होता है आपका जो आपको 5 लाख की तरफ दिखा रहा है, किसी लालच में नहीं आप लोगों ने आना, मंजिल को नहीं छोड़ना, वो उसने देनी है, बड़ी सोच भी वो दे देगा, बड़े काम भी वो करवा लेगा, सोचो अरबों रुपए के मंसूबे बनवा देगा। आपने वो पैशन नहीं छोड़ना। आप वो स्पार्क वाले लोग हो जो इधर बैठे हो सारे, जो मिलियंस में मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस फील्ड में जाओ पैशन के साथ, जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ, और लड़ने वाली जो है ना, इन 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 चीजों से, लालच से लड़ना, टेम्पटेशन आ गई है, और छोटी छोटी चीजें, मायूसी से लड़ना, ये चीजें अगर कर लोगे ना तो बाय गॉड कामयाब हो जाओगे। और मैंने जो यूथ भाई पार्लियामेंट आपका यही बनाई थी, उसका मकसद ऑब्जेक्टिवल भी जो ये है, आपका यही ऑब्जेक्टिवल जो है वो हमें एक नौजवान की सूरत में आज से 2 साल पहले नजर आया था, और आज उसी नौजवान के वाले साहब को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो साजिद सतपारा को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। साजिद, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? जी जी, आवाज क्लियर आ रही। पहले तो साजिद भाई, हम अपने पूरे पैनल की तरफ से आपसे ताज़ियत करना चाहेंगे और आपका शुक्र भी अदा बहुत करना बहुत चाहेंगे, शुक्रिया। आपका, आपके जी ख़ानदान का, कि आपकी इस कुर्बानी के अवज़ अल्लाह ताला ने हमें, हमारी कौम को और हमारे इस इलाके को एक नई शनाख्त से नवाजा, और वो शनाख्त आज भी है, कल भी होगी और ता क़यामत रहेगी जब तक हमारा मुल्क रहेगा। तो वो शनाख्त जो है जी मोहम्मद जी अली भाई। सतपारा है। तो उसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तो साजिद, जी जब आप इब्रार भाई को सुन रहे होंगे तो इब्रार भाई की ये सारी एडवाइजेज, तो आपको कहीं पे अपने फादर के उन अल्फाज की अक्कासी नजर आई है कि वो जब टेलीविजन पे या किसी न्यूज़ पेपर की इंटरव्यू देते हुए इन्हीं अल्फाज को दोहराया करते थे? तो वो तो चले पब्लिक में था, तो इन प्राइवेट आपका और आपके फादर का जो ताल्लुक था, क्या उस ताल्लुक में आपको इसी तरह के अल्फाज सुनाई देते थे? जी जी भाईजान, जो मेरा वालिद और मेरा ताल्लुक था, बेसिकली हम क्लाइंबिंग पार्टनर्स भी थे और घर में भी साथ देते थे, और हमारा प्रोफेशन भी एक था क्लाइंबिंग। तो एक दोस्त की तरह थे। और वालिद का जो अक्सर जो कहते थे कि बेटा आपका जो काम है, जो क्लाइंबिंग बेसिकली एक दुनिया का सख्त तरीन काम है, तो आपको इसमें फुली जो टॉलरेंस और पेशेंस के साथ काम करना है, और आपका जो 100% इस काम को देना है। वालिद भी एक पैशनेट क्लाइंबर थे और वर्ल्ड क्लास क्लाइंबर थे, और अक्सर मुझे यही नसीहत करते थे, बेटा ये जब आपने क्लाइंबिंग करनी है, जब आपने भी किसी काम को करना है, उसको मुकम्मल करना है और फुली फोकस और अपने दिल से इस काम को करना है, तो आप खुद ही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो वालिद के अक्सर यही अल्फाज होते थे। अच्छा तो साजिद, अगर आपकी इजाजत हो,
आपके एक रिलेटिव निसार अब्बास साहब, आपके वालिद साहब के बहुत करीबी साथी, और जी हमेशा भाई। उनके साथ रहे, हर मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया और हर खुशी में जी उनके भाई। साथ बाकदम रहे। निसार अब्बास साहब, सलाम अर्ज करेंगे आपसे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत फर्स्ट क्लास जी अमन जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। तो निसार साहब, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे साजिद को, कि साजिद ने जिन अल्फाज को दोहराया अपने वालिद साहब का, तो आपको मोहम्मद अली सतपारा की पर्सनालिटी में वो कौन से प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स थे जो आपको नजर आते थे, और उनकी वो कौन सी आदत थी, या उनका कौन सा वो मिशन था या ऑब्जेक्टिव था कि जिसने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया? तो आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे जी। जी एक तो ये था कि उसके अंदर है ना ईमानदारी थी, दूसरा मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनती था, इंतहा मेहनती, बहुत बचपन से ही मेहनती था हर काम में। और उसके अंदर जो जो शौक था, वलवला था, जिस पेशे से भी वो वाबस्ता रहा, जिस काम से भी वो वाबस्ता रहा, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा जद्दोजहद में मसरूफ रहते थे। और यही जद्दोजहद जो है उन्हें तालीम से लेकर, उन्हें माशरे में समाजी मामलात से लेकर, फिर अपने प्रोफेशन तक, हर हवाले से उनको जो है कामयाबी से हमनार करता रहा। तो अली सतपारा जो है आउटस्टैंडिंग था, शुरू से, बचपन से ही आउटस्टैंडिंग था। और अभी जिस तरह से इब्रार साहब बता रहे थे कि वो ये जो स्कूल बनाने जा रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि अली सतपारा का नाम जो है इसमें रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके बाद इसको करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए बहुत सारे साजिद सरपारा भी पैदा करेंगे, और बहुत सारे ऐसे साजिद सरपारा को जाया होने से बचाएंगे। ये ज्यादा तानाई रखते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, फितरी क्वालिटीज जो है, एक तो प्रोफेशन के अंदर सीख के आता है, दूसरा फितरी तौर पर उस प्रोफेशन के लिए पैदा होता है। तो ये सतारा के लोग हैं जो जवान हैं, जिनके अंदर मैंने देखा बहुत सारी क्वालिटी, मैं एक अरसे से इनको कवर कर, इनको अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ही क्लाइंबर पैदा किया है। और ये इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी इन पे मेहनत की है, इनको मौके दिया जाए और इनको दुनिया के जो जदीद टेक्निक्स हैं उसका हमकिनार किया जाए, उसको सिखाया जाए, तो यकीन करें कि हम बहुत सारे अली सतपारा पैदा कर सकते हैं। और मैं अभी साजिद के अंदर भी अली सतपारा को देख रहा हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि साजिद को अगर ये हम मौका देने में कामयाब हो गए, तो ये जो ख्वाब था उनका 14 जो बुलंद तरीन चोटियां हैं 8000 से बुलंद, उन सब को सर करने का, तो ये ख्वाब साजिद पूरा करेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे सार साहब आप भी मौजूद हैं, साजिद भी मौजूद हैं। मैं एक अपनी कौम का एक पॉजिटिव इमेज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, और इसके लिए मुझे आप दोनों की तस्दीक चाहिए होगी कि नॉर्मली जितने एक्सपीडिशंस होते हैं इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अराउंड $15,000 वो डिपॉजिट करवाए जाते हैं अस्करी एविएशन वालों को। तो व्हेन इट केम टू द रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर मोहम्मद अली सतपारा, तो द अस्करी एविएशन had not even deducted a single penny from that amount that was deposited as guarantee fee or insurance fee or the charges against the rescue operation. तो ये हमारी कौम का एक पॉजिटिव इमेज हम दुनिया के सामने पेश करना चाहेंगे, और उसके लिए मुझे आपकी और साजिद की तस्दीक चाहिए होगी कि क्या इसी तरह हुआ था जी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन, one of the finest rescue operation this world has ever seen, in that winter conditions and that gust that was blowing around, that snowy mountain phases that were dropping down, तो उसमें जो हमारे उन नौजवानों ने जो अस्करी एविएशन से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और उनकी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा एक पॉजिटिव इमेज, हमारे अंदर का नरमी, हमारा रहम की तवक्को वो दुनिया के सामने पेश की। क्या निसार साहब ऐसे ही था जी? जी बिल्कुल, ना सिर्फ इस मौके पर बल्कि इससे पहले भी मैं, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे एक्टिविटीज को देख रहा हूँ, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है यहाँ पे, चाहे वो लोकल किसी बंदे के ऊपर हो या किसी फॉरनर के ऊपर हो, तो अस्करी एविएशन और पाक आर्मी अपनी जो सर्विसेज हैं वो वॉलंटियरली भी पेश करती रही हैं। अभी ये जो हालिया मिशन था, इसमें अगर आप देखें तो नेपालियों ने जब ये 16 जनवरी को K2 सर किया, विंटर उनकी हुआ, कामयाबी हुई,
तो उसके फौरन बाद जो है फोर्स कमांडर खुद वहां पे मुबारकबाद देने के लिए चले गए। ये एक तरह से एक सॉफ्ट इमेज भी दे रहे थे और साथ उनको इनकरेज भी कर रहे थे कि पाकिस्तान की और जिनके जरिए हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में पेश कर सकते हैं, उसके हम हर तरह से आप लोगों के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनको फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उनको फिर स्कर्दू तक पहुंचाया, उसमें भी कोई इनसे फीस वगैरह कुछ भी नहीं लिया। और उसके साथ बाद में जब अली सतबारा का वाकया हुआ 5 फरवरी को उसके बाद ठीक 10 दिन तक सुबह से शाम तक हम खुद भी देखते रहे और खुद क्योंकि उनके साथ फ्लाई भी कर चुके थे। वेरी नेक्स्ट डे जब ये वाकया हुआ तो साजिद जो है पहाड़ों पे आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए वो सारा तलाश कर रहा था। उनके साथ एक नेपाली जो कोहपेमा है वो भी साथ थे। तो ये हमेशा से ये काबिल फख्र बात रही है कि वो अपनी सर्विस जो है हर मौके पर हर जगह पेश करते रहे। अली सतबारा को तो वैसे भी आर्मी ने ऑन किया था, और यहाँ पे जब जनरल एहसान महमूद साहब थे हमारे ब्रिगेडियर थे स्कर्दू में, उसके बाद फोर्स कमांडर बने, तो उन्होंने जब ये अली सतबारा ने उनसे शेयर किया कि वो नेपाल में जो पहाड़ हैं उनको भी सर करना चाह रहे हैं, उनको और हर हवाले से मदद जो है दी गई। और ये बड़ी पॉजिटिव के और दीगर इलाकों के गुजरात से लेकर तक के जो हमारे क्लाइंबर्स ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो मेरे नजदीक है आर्मी है, पाक फौज है, एविएशन है, पाकिस्तान एविएशन है, और जितने वफाकी जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत कहीं इंडिविजुअली भी इनकी तौर भी और रियासती तौर पर भी जो है जो हमारे पाक फौज से वाबस्ता अफराद हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इसको इंकरेज करते हैं। और इसी तरह हमारे अपने जो सतबारा के हमारे दोस्त हैं कोहपेमा है। सॉरी, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लाइन ड्रॉप हो गई है। साजिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। साजिद, एक वालिद की हैसियत से मोहम्मद अली सतबारा की शख्सियत कैसी थी? वो उनका मिजाज कैसा था? उनकी आपकी तरफ तरबियत की तरफ इल्हाम उनका कैसा था? और वो किस तरह आपकी परवरिश में उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया? अगर वो आप हमें बताएंगे तो सुनने वालों को काफी फायदा होगा। जी, एक बेसिकली नौजवान को, एक टीनेजर को उन्होंने K2 के एक्सपीडिशन पे भेजा और वो कामयाब होकर वापस लौटा, तो अब जाहिर सी बात है हमारे लिए मशले राह है, हम सब के लिए, सारे टीनेजर्स के लिए, सारे नौजवानों के लिए। तो उसमें मोहम्मद अली सतबारा का जाहिर एक किरदार होगा, तो उस किरदार की अगर थोड़ी सी अगर आप अक्कासी कर सकें। जी, वालिद एक बेहतरीन किस्म के बाप थे। वो बेसिकली जो हम स्टार्टिंग में हम विलेज में रहते थे, सतबारा विलेज में, तो उस वक्त हमारी जो माशी कंडीशन भी वो भी ठीक नहीं थी, और वालिद ने जो स्टार्ट किया था क्लाइंबिंग का, उस वक्त वाली कंडीशन भी ठीक ना होने के बावजूद उसने हमारी जो एजुकेशन है उसको तवज्जो दी। और उसके बाद हम स्कर्दू में शिफ्ट हुए, कोई 4-5 साल हुए हैं स्कर्दू में शिफ्ट होकर। तो वालिद ने जो एक वर्ल्ड क्लास के कुछ वो कारनामे अंजाम दिए, वो फास्टिंग ऑफ नंगा पर्वत। उसके बाद जो हमारी जो माशी हालत भी बेहतर हुई और सारे जो मामला ठीक हुए, तो उसने बेसिकली जो हमारा फोकस किया वो एजुकेशन पे। तो बेहतरीन किस्म के बाप थे, और हमें हर उस पर गाइडलाइन करते थे। और दूसरा जो क्लाइंबिंग, जब मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी क्लाइंबर बनना चाहता हूँ और मैं K2 को क्लाइंब करना चाहता हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की और उसके बाद अपने साथ ले गए 2018 में जो K2 पे चढ़ने के लिए। तो 2018 में मैं कैंपोर्ट से वापस आ गया। फिर जो 2019 में एक और एक्सपीडिशन था उसकी भी वो करके फिर मेरी गाइडलाइन करके, और 2019 में फिर मैं K2 पे गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने K2 क्लाइंब किया। तो वालिद की जो शख्सियत एज़ अ फादर थी वो एक हिसाब से अच्छी थी, और हर हिसाब से वो हमारी गाइडलाइन करते थे, और एक किस्म से हर उसमें प्यार और मोहब्बत, दिलजोई और हौसला अफ़ज़ाई सारे उस पे वो ठीक-ठाक करते थे। अच्छा साजिद, यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्योंकि हमारी यूथ जो है वो जो कि एथलेटिक्स की तरफ या किसी स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान है, तो आपको आइडियलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप ये अगर काइंडली बता सकें कि आपने किस एज से ट्रेनिंग शुरू की थी और उस वक्त से आज तक ऑन एवरेज आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आप कितने घंटे या कितना टाइम देते हैं और किस किस तरह की ट्रेनिंग्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं?
जी जी, बेसिकली जो वालिद एक अच्छे क्लाइंबर थे और घर में भी एक क्लाइंबिंग का माहौल था हमारे घर में, तो बेसिकली जो ट्रेनिंग से मैंने वालिद से ही ली थी, और बाकी जो एक्सरसाइज और दूसरी जो किस्म की, क्योंकि हम माउंटेन एरिया से बिलोंग करते हैं, बेसिकली सतपारा भी एक माउंटेनियस रीजन है और आगे पीछे बहुत से पहाड़ हैं। जब हम विलेज में थे तो अक्सर जो पहाड़ों पे जाया करते थे, हम माल मवेशियों के साथ और दूसरे जो काम के लिए अक्सर पहाड़ों पे जाया करते थे। उस वजह से मेरा स्टेमिना था, उस पहले से ही स्टेमिना बना हुआ था। और उसके बाद मैंने जब जो क्लाइंबिंग का आगाज किया तो उसके लिए भी वो प्रैक्टिस के लिए मैं अक्सर जो माउंटेन्स पे जाता था, जब मैं होता था, सतपारा में होता था, तो अक्सर माउंटेन्स पे जाता था अपना स्टेमिना और एक्लेमेटाइज होने के लिए और खड़ा रहने के लिए। तो हम माउंटेनियस रीजन से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें जो ट्रेनिंग्स जो कुदरती तौर पर ही हमारे अंदर कुछ मौजूद होती हैं, उसी माहौल में हम पहले से ही वो यूज टू होते हैं, तो उसी माहौल में हम रहते हैं, तो उस वजह से हमें जो बेसिकली जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स है उनको, वो जो एक्सरसाइज है उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम पहले से ही वो ट्रेन होते अच्छा, तो एसएन की तरफ जाना चाहूंगा। एसएन, आप नॉर्मली कितना, आप जाहिर सी बात है, आप अपनी जो आपके स्क्रिप्ट्स आप लिखते हैं, जो आप काम करते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से डेली कितना इनपुट देते हैं और उसको कितना रिफाइन करने की कोशिश करते हैं? और आपकी जो स्किल्स हैं, जो डिजिटल स्किल्स हैं आपकी, या राइटिंग स्किल्स हैं, या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो उनके लिए आप किस किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं? जैसे साजिद, क्योंकि उनका माउंटेनियर है, उनका फिजिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है, तो आप उसको जब अपनी डिजिटल साइट पे देखते हैं या फिर आप उसको अपनी राइटिंग साइट पे देखते हैं, तो आप उसको किस तरह प्रोफाउंड करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा मैं स्टोरी राइटर हूँ, और जो इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर थे वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो मैं स्टोरीज पे काम करता हूँ। तो ज़्यादातर राइटिंग में ये चीज़ होती है कि इस टाइम अगर मैं साजिद सतपारा साहब की बात सुन रहा हूँ तो वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी कि अब आगे जो है एक फीचर फिल्म पूरी, मैंने जब आपकी टीम ने मुझसे रब्ता किया था तो मैंने उनको बताया था कि हम एक पूरी फीचर फिल्म जो है वो इस पे शूट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था, तो हम लोगों के पास जितने जराए थे हम उससे हमने ट्रिब्यूट पेश कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल तक हम लोग जो है वो अपनी फीचर फिल्म कंप्लीट कर लेंगे। तो राइटर के लिए सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करते रहना, हर मतलब मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप किस तरह बोल रहे हैं, आप सवाल से एक बंदे से दूसरे इंसान तक किस तरह जा रहे हैं, आप सवाल कैसे बदल रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। और अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्टिंग में एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है। एंकर होने के लिए भी एक्सरसाइज चाहिए, आपकी वोकल एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो माहौल खराब हो जाएगा। उसमें आपने अपने फेफड़ों से आवाज गले तक ला के बाहर निकालनी होती है कि आपकी आवाज की जो साउंड की पिच है वो ज्यादा हो सके। फिर उसके बाद अच्छा बोलने के लिए एक्सेंट, अगर एक्सेंट के लिए आपको कोई अच्छा बंदा आप देख लें जो टीवी एंकर पर्सन हो, उसको आप फॉलो करें, और उस हिसाब से आपके एक्सेंट में भी बेहतरी आती है। लेकिन एक्सरसाइज एक्टिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए वोकल्स बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप मॉडल हैं तो आपकी ये जॉ लाइन की एक्सरसाइज होती हैं, उसमें आपने एक च्युइंगम लेनी है, सुबह उठना है, नाश्ते से पहले च्युइंगम खा के च्युइंगम मुंह में डाल के आपने मुंह पर कर लेना है और उसको चुबाते रहना है जितनी देर तक, जितना सर, आप ज्यादा इजाजत आप दें, इन्हीं जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं इब्रार भाई, उनसे अगर इस बारे में अगर पूछें। इब्रार भाई, आपने एसएन की गुफ्तगू सुनी होगी, तो मतलब आप क्योंकि खुद भी बहुत अच्छे पाकिस्तान के सिंगर हैं और इसके अलावा आपकी बाकी एक्टिविटीज भी हैं, और लिटरेचर के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको एक दफ़ा उर्दू की शायरी पढ़ते हुए सुना था, तो आज वो गुजारिश भी करेंगे, अगर एक छोटी सी गज़ल एक मोहम्मद अली सतपारा साहब की नज़र हो जाए और एक इस कौम की नज़र हो जाए, तो इन इन एक्सपर्टीज को आप किस तरह देखते हैं, और इस एक्सरसाइजेस को कि जो एसएन ने बताई हैं? अच्छा, नहीं, ये मेरे लिए तो ये एक एक नॉलेज है। आई एम श्योर एसन को इस हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से मेरे से ज़्यादा पता है। मैं गले की एक्सरसाइज बता सकता हूँ कि अगर आप मुलायठी खाएं तो गला अच्छा हो जाता है, अगर आप गॉगल्स करें तो अच्छा हो जाता है, स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज करें, उससे ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। और बाकी नज़्म की बात है तो कौन सी सुनाऊँ मैं, किस टाइप की आप सुनना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक कलाम लिखा था, अगर आप इजाज़त दें तो वो सुना देता हूँ। और वो ये था कि, और मैं डेडिकेट करता हूँ उनको, जी जी भाई। आरा साहब को। सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के मौसम बदल देने का मौसम आ गया।
धो रहा था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ, आज वो बच्चा उसी गाड़ी के नीचे आ गया। आओ झाड़ू छीन लें इन नन्हे हाथों से कि अब हाथ में इनके कलम देने का मौसम आ गया। कब तलक कागज चुने कूचों के गंदे ढेर से, कौपलों के फूलने फलने का मौसम आ गया। गैर मुस्लिम हो कि मुस्लिम, सबका अपना घर है ये, सब ने जीना भी है मरना भी है इस आगोश में। वो जो नफरत डालते हैं इन दिलों में, जान ले उन सरों की फसल झुक जाने का मौसम आ गया। ख्वातीन के राइट्स के बारे में था कि हाँ, ये था पिछला एक बार गैर मुस्लिम हो कि मुस्लिम, सबका अपना घर है ये, सब ने जीना भी है मरना भी है इस आगोश में। वो जो नफरत डालते हैं इन दिलों में, जान लें उन सरों की फसल झुक जाने का मौसम आ गया। बिनते हव्वा को अब उसका हक तो देना ही है, पर साथ भी चलना है लेकर मुल्क की तामीर में। माँ है, बेटी है, बहू है, बहन है, बीवी है ये, आज ये खुश रंग रिश्ते क्यों परेशान हो गए, जिससे इन रिश्तों में कायम हो मोहब्बत की फिजा, आज से वो प्यार बरसाने का मौसम आ गया। काटना सर खून बहाना ये कहाँ इस्लाम है, जिंदा लोगों को जलाना ये कहाँ इस्लाम है, और असलहे के जोर पे अपनी शरीयत का निफाज बम स्कूलों में गिराना ये कहाँ इस्लाम है। आओ मिलकर बांट लें जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, और लें बदले में हम लाखों करोड़ों की वफा। सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के मौसम बदल देने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया, आओ कि अब एक हो जाने का मौसम आ गया। और अली सतपारा के लिए वो किसी और का शेर था और उसको मैंने तोड़ मरोड़ के इनकी तरफ वो कर दिया कि जिस धज से कोई केटू पे गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिंदा रहेगा हमारा दोस्त, हमेशा जिंदा रहेगा, और उसका बेटा हमेशा सर चोटी की तरह बुलंद करके चलेगा यूं बुलंद कि रहेगा। मैं उसका बेटा हूं। तो ये तो पूरी कौम का बेटा है, इसको फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाप ने इसके लिए कुर्बानी नहीं दी, हम सब के लिए दी है, और हम सब के सरों पे कायम रहेगा इंशाल्लाह ताज बन के। अल्लाह ये जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। साजिद आपको, आपकी पूरी फैमिली को। हम जल्द आपसे रब्ता करेंगे, हम टेलीथॉन भी करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उनके नाम पे जो इंस्टीट्यूशन बनेगा वो भी एक मज़ा आएगा हमें, और सब हम इंशाल्लाह उसको भी चेरिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, और भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिर में एक मतलब मेजॉरिटी की फरमाइश पे एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। बचपन से करना चाह रहे थे, आज मौका मिला तो चले आज कर लेते हैं। बचपन से जिस बिल्लो का सुन रहे हैं वो आजकल कहाँ है? बिल्लो तो अब बूढ़ी हो गई होगी, तो उसके 7-8 बच्चे भी होंगे अब बचपन से। भाई आप अभी जवान है तो बिल्लो कैसे बूढ़ी होगी? यार अब हर कोई जवान थोड़ी रहता है। देखो बिल्लो इसलिए, वैसे बिल्लो वाकई जवान होगी इसलिए कि बिल्लो एक तखय्युल था, और तखय्युल हमेशा जवान रहता है। बल्कि मैंने इसलिए वो लिख भी दिया था कि आज भी बिल्लो जिंदा है, इसमें कई लोगों ने माइंड भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा आप बहुत बहुत शुक्रिया ब्रा भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। साजिद और एहसन, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। जैसे अभी इब्रार भाई ने कहा हमेशा जिंदा रहना, एक जावेद सी जिंदगी, तो मुस्तनसर हुसैन तारर साहब के वो लाइन याद आ गई। एक लाइन उन्होंने कही थी अपने सफरनामों के बारे में कि जिंदगी वो होती है जिसका हिसाब रहे, बाकी तो जाया माया है। तो इंशाल्लाह ताला जब तक केटू का नाम रहेगा तो इस केटू के नाम से एक शख्स को एसोसिएटेड किया जाएगा हमेशा, कि जिसको केटू ने अपने आगोश में, अपने दामन में समाया है, समेटा है। तो वो नाम मोहम्मद अली सतपारा का हमेशा रहेगा। और साजिद और मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा की आने वाली नस्लें भी फख्र से केटू की तरफ रुजू करेंगी, और हमारी पूरी कौम रुजू करेगी और मोहम्मद अली सतपारा का नाम लेती रहेगी। तो एहसन, आपके आगे यहाँ से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपके फ्यूचर एंडोर्स क्या हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? अपने प्रोडक्शन हाउस को कितना और रिफाइन करना चाह रहे हैं? स्कोप ऑफ वर्क को कितना एक्सटेंड करना चाह रहे हैं? तो आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
जी, मेरा जो अभी जो रिसेंटली तो प्लान है कि मैं समर में जो सर्च एंड रेस्क्यू के जा रहा हूँ, वालिद की जो बॉडीज़ और दूसरे जो वालिद के दोस्त जो आइसलैंड का जॉन स्नोरी और चिली का जेपी मोहर, और मेरा एक दूसरा जो मेन प्लान है जो K2 की क्लीनिंग, रोप क्लीनिंग, जो K2 पे बहुत से और रोप्स हैं और गार्बेजेस हैं हाई कैंप्स पे, उसका भी मेरा प्लान है कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग जो पाकिस्तानी एक्सपीडिशन को लेकर जो सारे जो गार्बेज है रोप की क्लीनिंग करूँ। और दूसरा जो प्लान है सर्च एंड रेस्क्यू का, और बेसिकली जो माउंटेन K2 है, इसमें बहुत से कई सालों से क्लीनिंग नहीं हुई है और इतने रोप्स हैं जो हाई कैंप्स में बेसिकली जो रॉकी पार्ट्स हैं। मेरा जो मेन मकसद है उनकी क्लीनिंग भी है और सर्च एंड रेस्क्यू भी है इस कमिंग समर में, और इंशाल्लाह जो वालिद का मिशन है, जो वालिद के नक्श कदम पर चलकर इंशाल्लाह जो दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियां हैं, अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने 800 से अबाव दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियों को क्लाइंब किया हो। तो इंशाल्लाह मेरा ड्रीम भी है और मेरा मिशन भी है कि इंशाल्लाह ये सब नाली परचम को लेकर जो दुनिया की 14 बस बुलंद हमारी तरीन चोटियां ख्वाहिश है उस कि पर जाऊं वो आज से करूं। 10 साल बाद सुने कि साजिद ने 9 में से 14 में से 9 जो हैं वो सर कर दिए हैं। हमारी ये ख्वाहिश रहेगी। इंशाल्लाह और मोहम्मद अली सतवारा का, इंशाल्लाह भाईजान, लेकिन 14 में से 14 होनी चाहिए ना, मतलब हाँ, उम्मीद 14 ज्यादा से की 14 होनी होने चाहिए, चाहिए। मेहनत ज्यादा की होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल। अच्छा तो इंशाल्लाह साजिद तो थोड़ा सा, मेरी सॉरी आप कुछ कह रहे थे। जी, जी भाईजान, तो मेरी ख्वाहिश भी है कि जो वालिद का एम था, पहले जो वालिद ने 8 माउंटेन्स क्लाइंब किए थे जो, और जो वालिद के 6 माउंटेन्स रहते थे। तो पहले उनको क्लाइंब करूँ तो एज़ अ बाप और बेटा दुनिया की 14 कंप्लीट हो वो जाएँगे। उसके एक बाद जो मेरे रह पारा फैमिली का 14 क्लाइंब करूँ, 14 होना चाहिए। 14 करेक्ट, होना बहुत चाहिए। अच्छा ये लगा मेरा ऐसे सुन के। एक अच्छा साजिद, अगर आप इजाजत दें, एक थोड़ा सा इमोशनल साइड पे आना चाहूंगा। आप अपनी जी, जी। फैमिली के आखिरी मेंबर हैं जिनकी मोहम्मद अली सतपारा साहब से मुलाकात रही। तो थोड़ा सा अगर जी, जी। जज्बात में अगर आप डिफाइन कर सकें कि आपका और आपके वालिद का वो आखिरी नज़र जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर की, और वो आखिरी अल्फाज, अगर थोड़ी वो साइड पता चल सके ताकि हमारी ये कौम सुन सके कि मोहम्मद अली सतपारा के आखिरी अल्फाज क्या थे। जी भाईजान, जो बेसिकली केम्प्टी से हमने समेत पुश के लिए स्टार्ट लिया था, तो हम साथ ही निकले थे समेत पुश के लिए। K2 का जो 5 फरवरी को नाइट को हम 12 बजे के करीब समेट के लिए निकले थे। तो क्लाइंबिंग में बेसिकली ये होता है कि बीच में थोड़ा गैप रखना पड़ता है, कोई 15 से 20 फीट का गैप रखना पड़ता है, क्योंकि जो रोप मेंटेनेंस और सेफ्टी इश्यूज की वजह से। तो हम इतने करीब तो नहीं थे और उसका कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम आसानी से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी है और इतनी हाइट पे आप चल रहे होते हैं और K2 विंटर है, इतनी सर्दी है। आखिरी अल्फाज हमने जो केमिस्ट्री से निकले थे, तो उसने कहा कि बेटा थोड़ा जल्दी करो, समिट पे थोड़ा जल्दी पहुंचना है। तो मैं थोड़ा पहले निकला था वालिद से, पर कैंपोर में पहुंचकर हम जो जेपी मोहर और जॉन स्नोरी से मिले, तो उधर से ऊपर हम जा रहे थे। तो आखिर में वालिद ने जो घुटने पे जब वो उसने मेरी कंडीशन देखी, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन में क्लाइंब कर रहा था, तो वालिद ने कहा था कि आप बेटा आप ऑक्सीजन यूज करो, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशन थोड़ी वो हुई है, तो ऑक्सीजन यूज करके बेहतर है कि आप सब बैठ के ले जाए। यहीं के वाली के ऊपर चले गए भाईजान। तो उसके बाद मैं केम्प्टी पे आया, केम्प्टी पे आकर उनका इंतजार। आपकी उस हिम्मत को भी दाद देंगे कि शेर का बेटा शेर होता है, कि आपने 24 घंटे अकेले उस कैंप 3 में अपने वालिद का इंतजार किया। तो उसके जी, जी भाई। खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, और हम अपने रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी इस हिम्मत को और बांधे, और आमीन, आप इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ मुल्क को कौम की खिदमत करते रहें, क्योंकि इससे बड़ी खिदमत भी कोई नहीं है इंशाल्लाह भाई। कि अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया बिल्कुल, में लेके जाना, और एक अपने मुल्क की एक अच्छी इन इमेज, पॉजिटिव इमेज, जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको लेके जाना। तो आपकी इजाजत हो तो एहसन से सवाल करना चाहूंगा। एहसन, वही सवाल कि जो मैंने अभी साजिद से किया है। आपके क्या इरादे हैं जी, आप फ्यूचर में, या अभी, या इस साल, या अगले साल आप क्या प्लान कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो क्योंकि हम लोगों की अपनी फील्ड है, जिस तरह साजिद भाई की अपनी फील्ड है, तो हमारी फील्ड में जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। और हम लोग अभी अब्रार पे भी मौजूद थे, वो भी गवर्नमेंट से हैं। तो गवर्नमेंट से हम लोग कभी भी किसी भी किस्म का यूथ की हम लोग जो प्लान्स कर रहे हैं, यूथ के लिए अगर हमें फंड चाहिए हो, तो वो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि सारी यूथ ने वोट भी इमरान खान साहब को दिया था, बस में मुझे, मैंने खुद इमरान खान साहब को ही वोट दिया था, लेकिन हम काफ़ी डिसअपॉइंट हैं।
तो हमारे जो मेजर प्लान्स हैं कमिंग 2 इयर्स में, उन मेजर प्लान में सबसे एक मेजर प्लान ये है कि अली सत्पारा साहब के लिए जो ट्रिब्यूट के लिए हम लोग फिल्म तैयार करें, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्राइवेट कंपनीज ने हमें स्पॉन्सर कर दिया है और इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के बाद जो है उस मूवी का फर्स्ट फिल्म स्टार्ट करेंगे। अभी प्री प्रोडक्शन चल रही है, तो उसका नाम भी अनटोल्ड K2 समिट होगा और उसमें हम कंप्लीटली जो ब्रीफली जो हम चीज़ें दिखा सकेंगे वो हमें मौका मिलेगा। तो इसके अलावा मेजर प्लान्स ये हैं कि जैसा कि यंगस्टर्स आते हैं आपके पास हज़ारों की तादाद में लाहौर के शहर में, मैं खुद भी जो है वो गुजरांवाला से हूँ, तो मैं भी लाहौर में इन्हीं तमाम मामलात के लिए आया था। तो हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों से लोग लाहौर का रुख करते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए, या उनको कराची जाना पड़ता है। तो पंजाब के ज़्यादातर बेशतर लोग जो हैं वो लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनको एक तो सबसे पहले कि कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो है नहीं कि आपने आना है तो आपने यहाँ पे जाना है, या कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो उनको खुद प्रोडक्शन हाउसेस ढूँढने पड़ते हैं और खुद काम ढूँढना पड़ता है। उसमें कई लड़कियाँ, कई लड़के जो है वो भटक जाते हैं क्योंकि फ्रॉड तो हर जगह पे है। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड होता है। अब एक नया लड़का आएगा, उसको नहीं मालूम कि मुझे अगर मूवी में एक एज़ एन एक्टर काम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से बताता चलूँ, अगर कोई यूथ यंगस्टर सुन रहा है तो मैं वो भी तरीका भी मैं बताता चलूँ कि सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप किसी भी शहर से लाहौर में आए हैं और आप एक अदाकार बनना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि भैया आप आ जाएँ, तो मीटिंग करें और हम आपको काम दे देंगे, तो वो सब कुछ एक फ्रॉड होता है। उसका पूरा प्रोसेस ये है कि अगर तो आपके पास कोई कैमरामैन दोस्त हो, या यहाँ पे डिफरेंट स्टूडियोज़ होते हैं हर शहर में जहाँ पे आप फ़ोटोशूट के लिए जाते हैं। आप जाके अपना एक मोनोलॉग तैयार करें। मोनोलॉग में आपके पास कुछ 10 से 15 डायलॉग्स होते हैं, जिसमें आपने अपनी तमाम फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, आप बोलते कैसे हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, वो उन तमाम 14-15 जो जुमले होते हैं उसमें जो है वो जजमेंटल एक वीडियो बन जाती है जिसमें आप अपने एक्सप्रेशन दिखाते हैं। वो मोनोलॉग आप एक तैयार करें। उसके बाद अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाहौर में आपके पास एजेंसीज़ आ जाएँगी, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, फोटो टैलेंट भी है, सिट्रस भी है, काफ़ी मशहूर एजेंसीज़ हैं, जिनके पास आप जाते हैं। वो आपका एक पोर्टफोलियो शूट करते हैं जिसमें आपकी स्टिल्स पिक्चर्स होती हैं कि आप आपकी फ्रंट साइड से लुक कैसी है कैमरे में, आपकी लेफ्ट से, राइट से आपकी लुक्स कैसे आ रही हैं, तो वो एक पोर्टफोलियो शूट होता है। इस बेसिस पे आपको अदाकारी में काम मिलता है। इसके अलावा कोई भी रास्ता अगर आपको गाइड करता है कि भई आप हो रहे हो, मेरा ये प्रोडक्शन हाउस है, मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, मैं तुम्हें जो है वो ले जाऊँगा, तुम्हें ड्रामा में काम मिल जाएगा। इसके अलावा और गिव एंड टेक के हज़ारों तरीके हैं। तो जो लोग हैं इस फील्ड में वो अच्छे से जानते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक तरीकाकार है। और हमारे प्रोडक्शन हाउस का मेन एम यही है। हम लोगों ने स्टार्ट खुद अपने कैपिटल से किया। तो इसमें मैं उसको अपने दोस्तों का नाम लाज़मी लेना चाहूँगा, सैयद हसीब बिन राहत और अहमद मुगल साहब, और तीसरे मैं। तो हम तीनों ने मिलके एक स्टार्ट लिया। हम लोगों ने कहा यार हम लोगों को अपनी-अपनी फील्ड में काम मिल रहा है। मैं एज़ एन एंकर हूँ, तो मैंने एक छोटे से चैनल से स्टार्ट किया था। आज मैं पीएनएन पे और रॉयल न्यूज़ पे जो है वो शो कर रहा हूँ, तो मैं नेशनल टीवी पे मैं आ चुका हूँ। तो अब मेरी यहाँ पे बस नहीं हो जानी चाहिए। जो मैंने पीछे 4 साल की स्ट्रगल देखी है, उसमें जो मुख्तलिफ बुरे लोगों का मुझे सामना करना पड़ा है, चलो अगर कोई यूथ में से कोई यंगस्टर आ रहा है इसको जॉइन करने के लिए, तो हम उसकी भी मदद कर सकें। तो सैयद हसीब राहत साहब हैं, वो प्रोड्यूसर हैं इस टाइम। वो भी एक बड़े चैनल में प्रोड्यूसर हैं, तो उनका प्रोडक्शन का काम है, उनके पास ही अपना काम है। और अहमद मुगल साहब डायरेक्टर हैं, तो वो भी एक यंग आइकॉन है हमारी तीनों के ग्रुप में, सबसे छोटे भी हैं, 18 साल के। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यार हम लोगों के पास अपना-अपना जितना कैपिटल है हम सेव करते हैं। हमने 6 महीने पहले प्लान किया, इस तरह प्रोडक्शन हाउस हम फिल्मिक्स एंटरटेनमेंट के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो हमने 6 महीनों में अपनी-अपनी सैलरीज़, जो-जो हमें सैलरीज़ हमारा डिपार्टमेंट दे रहा था, हमने अपनी सैलरीज़ इकट्ठी की 6 महीने में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप छोटे शहर से आते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ ऑर्थोडॉक्स होती हैं, वो पुराना सोचने वाली होती हैं, और उनके लिए फील्ड्स जो है वो कुछ अपने उनके अकॉर्डिंगली जो है कुछ सही है, कुछ गलत है। कि अदाकारी में ज़्यादातर लोग डिफरेंट वर्ड्स लेते हैं अदाकार को बुलाने के लिए, तो उनको काफ़ी जो है इनसिक्योरिटीज़ थी, तो फैमिली से सपोर्ट तो थी नहीं। तो 6 महीनों में हम 3 लोगों ने मिलके कुछ पैसे इकट्ठे किए और काफ़ी एक अच्छी अमाउंट बन गई थी जिससे हम प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर सकते थे। हम लोगों ने फिर एक जगह ली यहाँ पे लाहौर में, और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट जो है वो प्रोडक्शन हाउस बनाया। और जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हम जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हम वो रेंटल कर लेते हैं। काफ़ी इक्विपमेंट हम लोगों ने अपने लिए किए। इसमें हम लोगों ने काफ़ी यंगस्टर्स को प्रमोट किया। मैं अपने चैनल पे रॉयल न्यूज़ पे 3 ऐसे जो लोग हैं, न्यूज़ कास्टर जो हैं, वो मेरे हायर करवाए हुए हैं, जिन्होंने मुझे फेसबुक पे राब्ता किया हमारे पेज के थ्रू। उन्होंने अपना मोनोलॉग बना के भेजा कि यार हम इस तरह बोल सकते हैं। वो मैंने आगे
पुश किए चेयरमैन साहब को और 3 लोगों को मैं मतलब यंगस्टर्स को जिन्होंने अभी 2-3 साल धक्के खाने थे, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे छोटे-छोटे चैनल्स बने, आपको पता है जो कैमरा से रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बॉलीवुड के गाने चला सकते हैं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप वल्गर लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। तो उस तरह के काफी चैनल लाहौर में भी हैं, आई थिंक इस्लामाबाद में भी होंगे और कराची में भी हैं। तो वो उधर से आपको गुजर के आना पड़ता है। ऐसा अगर आप इजाजत दें, निसार साहब से हमारा काफी टाइम के बाद कांटेक्ट हुआ है, तो मैं उनसे 1-2 सवाल कर दूं। जी जी जरूर। आई कम बैक टू यू। निसार साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है जी? प्रोड्यूसर साहब, हम निसार साहब से लिंक कर सकते हैं? जी जी आ रही है। जी, निसार साहब, आपका क्योंकि बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी और हर आता लम्हा आपका मोहम्मद अली सतपारा के साथ गुजरा है, तो आप उनकी नेचर को अगर डिफाइन करते हुए आज के यंगस्टर्स या आज के वो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? और मोहम्मद अली सतपारा के जाने के बाद आपके वजूद में, आपकी जिंदगी में जो कमी है, अगर आप उसको बयान करना चाहें कि आपने किस तरह का दोस्त खोया है, ताकि हमें उनकी एक वो लुक पता चल जाए कि वो एक दोस्त की हैसियत से कैसे थे। कहा कि इस शख्सियत के अंदर है ना 3 पहलू बड़े नुमाया रहे हैं। एक उनके अंदर जो है अपने काम को जो है वो इंतहाई से करते थे। दूसरी मेहनत जो है मेहनत करते थे वो। तीसरी बात वो मुख्तलिफ वीडियो देखें उसमें आएगा ये आपके अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइन फिर ड्रॉप हो गई है निसार साहब से, तो वक्त की कमी की वजह से मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा। तो साजिद, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ आखिरी लम्हात में कुछ जी आखिरी जी सवाल किए जाएं। जी बिल्कुल भाईजान, जी जी। तो साजिद, अब भी जैसे आपने अपना सारा बताया कि आपका इरादा क्या है, तो अगर फैमिली वाली साइड को देखा जाए, तो क्योंकि आप बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी मदर को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, छोटे बहन भाइयों को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो मतलब कितना मुश्किल हुआ एक मतलब अपने वालिद के इंतकाल के बाद, उनके बिछड़ने के बाद, तो किस तरह की एक फीलिंग आती है? और उसी फीलिंग के साथ जब फिर आपके जहन में या दिल में अचानक से वालिद के ख्याल के साथ उनका ऑब्जेक्टिव, उनका ज़िंदगी में कुछ पा लेना और उनकी मेहनत जब आपको याद आती है और उनका ऑब्जेक्टिव जब आपको नज़र आता है, तो फिर वो आपकी फीलिंग कैसे ट्रांसफ़ॉर्म होती है? जी, जो वालिद का खोना तो एक जो अनरिकवरेबल कॉस्ट वो है, लॉस है। हेलो भाईजान। जी, जी, साजिद, हमें आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, तो वालिद के बाद तो जिम्मेदारी तो आती है। उससे पहले हम बेफिक्र थे कि किसी भी उसकी वो नहीं थी, सोच ही नहीं थी, किसी भी वो चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं थे। अभी वालिद के जाने के बाद तो कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, स्पेशली फैमिली। और दूसरी, जो वालिद का ऑब्जेक्टिव था, जो माउंटेनियर थे, वालिद एक क्लाइंबर थे, तो उस हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि वालिद की लेगेसी को मैंने आगे लेके चलना है। बेसिकली जो दूसरी साइड पर मेरी जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी मैंने बर्दाश्त करना है। मेरे बहन भाइयों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, जो दूसरे का रोज़ा ज़रूरियात है, उसको भी मैंने केयर करना है। तो इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो सारी उसको ज़िम्मेदारी को अच्छे एहसन तरीके से निभाऊँ और फ्यूचर में इंशाल्लाह हर चीज़ को बेहतर तरीके से आगे लेके जाऊँ। आखिर में आपके वालिद साहब की कुर्बानी और उस कुर्बानी को याद करते हुए, तो वालिद साहब की निस्बत से मतलब हमारी इस कौम को अगर आप कुछ नसीहत करना चाहें या एतमाद में लेना चाहें, मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? पार्टिंग जी, फ्रॉम बेसिकली द हाँ, ये फीलिंग्स एंड मैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर फादर। हाँ, ये यही मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे वालिद भी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा,
किसी भी काम को करते हो तो दिल से करो और उसको मुकम्मल करो। जब एक काम की शुरुआत करते हो तो उसको मुकम्मल करो, दिल से करो और उस काम के साथ फेर रहो। तो आप उस काम को डिफरेंटली कर सकते हैं और आप पे बर्दाश्त की सलाहियत, जो शक्तियाँ आती है उस काम में, बेसिकली जो क्लाइंबिंग है हमारा, उसमें तो वो एक वर्ल्ड का जो हार्डेस्ट वर्क है, तो उसमें शक्तियाँ भी बताती थी, तो उनको भी बर्दाश्त करो। और आप किसी भी चीज़ के साथ फेयर होगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। और मेरा भी यही ख्याल है कि आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हो, उसको फुल जो 100% देते हो और आप किसी चीज़ या काम से पैशन रखते हो, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। नहीं, ज़रूर जी, हम चाहेंगे साजिद, हम आपकी सूरत में एक और नेशनल हीरो देखें कि जो हमारा इम्तियाज़ पूरी दुनिया में लेके जाए। आखिर में अपने इंशाल्लाह ज़रूर। पैनलिस्ट सबका नहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। सबसे पहले साजिद सतपारा साहब का कि बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एहसन का कि एहसन ने बहुत अच्छा अपनी फील्ड से रिलेटेड डिफाइन किया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लिमिटेशंस भी बताई और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के तरीके भी बताए। निसार अब्बास साहब का कि उनसे चंद सवाल हो सके, लेकिन फिर भी उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली, उनका तजर्बा सुनने को मिला। और इब्रार भाई का, इब्रार भाई ने अपना कीमती वक्त निकाला और नौजवानों को और हम जैसे और साजिद या एहसन जैसे वो नौजवान के जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मंजिल मंजिल दिखाई और मकसद की तवज्जो दिखाई। और जो हमारे कल्चर का या हमारे दीन का जो बुनियाद है, ईमानदारी, मेहनत, लगन, उन इक़दार को ज़िंदा किया। तो इख्तिताम में एक तनकीदी जायज़े के साथ अपनी कौम के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा कि आखिर कब तक, कि सुना तो था कि जन्नत हासिल करने के लिए मरना पड़ता है। तो मतलब अपनी मेहनत दिखाने के लिए या अपनी मेहनत नज़र आने के लिए, या कब तक हम अपने उन हीरोज़ को कि जो अपनी ज़िंदगी हमारे लिए वक़्फ़ कर देते हैं, हमारे मकसद के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, हमारे वक़ार के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, तो हम उनको उनकी इज़्ज़त या उनका वक़ार या उनका मकाम उनके मरने पे ही क्यों देते हैं? जब वो ज़िंदा जावेद हैं, तो उस वक़्त हम उनकी कदर क्यों नहीं कर पाते? तो ये एक सवाल है उस तनकीदी जायज़े में कि जो हमारे माशरे से रिलेटेड है। और क्यों वो एहसन वाली बात कि हर अचीवमेंट होती है कि जिसमें आपको इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आपके मुल्क को मिलती है, आपकी फैमिली को मिलती है। तो हम उन इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट्स में डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? एक्नॉलेजमेंट है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो किसी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो किसी और फील्ड से। तो अचीवमेंट है, तो उस अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। और एंड पे सबसे ज़रूरी आज के पेंडेमिक को लेते हुए अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और ख्याल रखने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को इख्तियार करें। मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, समाजी फासला कायम रखें। ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपके उन जज्बात के लिए भी ज़रूरी है कि जो आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से, आपके घर वालों से आपका है। तो उनका ख्याल भी रखें, अपना ख्याल भी रखें। और इस अज़म के साथ इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, ये अर्ज़ पाक कायम रहेगा। और 23 मार्च की निस्बत से एक याद दहानी के तौर पे कहना चाहूँगा कि वो कौमें कभी अपना मकसद, अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकती जब वो अपने नज़रिए से, अपनी बुनियाद से आशना नहीं रहती, रूबरू नहीं रहती। तो इस 23 मार्च पे मोहम्मद अली सतपारा की तरह, साजिद सतपारा की तरह, इब्रार हक की तरह, एहसन शेख की तरह, निसार अब्बास की तरह हम सबको भी अपने आने वाले कल की तायीद करनी चाहिए, अपने गुजरे हुए माजी की अक्कासी करते हुए और अपने नज़रिए को बुनियाद बनाते हुए। इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद अली सतपारा पाइंदाबाद।